दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, कल आपको मैंने बताया था कि जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में सारी मिसालें आएंगी, उनको खरीद लिया या बना लिया तो उनको एसेट मानने से पहले 2 शर्तें पूरी करनी है, और ये नॉर्मली हो जाया करेंगी। यानी ये बहुत अजीब शर्तें नहीं है, नॉर्मली हुआ करेंगी। अगर बिजनेस एक एसेट खरीद रहा है तो उसे बेनिफिट मिलने ही होंगे ना, तो पहली शर्त भी पूरी हो जाया करेगी। और जब खरीद रहा है तो क्या पता नहीं होगा कितने का खरीद रहा है, पता होगा, तो दूसरी शर्त भी पूरी हो जाया करेगी। यानी इन दोनों शर्तों में नॉर्मल ये है कि पूरा हो जाया करेगी ये दोनों शर्तें। हाँ, कभी कभार हो सकता है पूरी ना हो, तो वो मैंने मिसालें दी थी कि अगर हमें ऐसा किसी ने बेवकूफ़ बना दिया कि ख़राब चीज़ बेच दी और अब हमें पता लगा कि हमारे किसी काम की नहीं है, तो बस ऐसे ही एहतरामन एसेट नहीं कहने लग जाएंगे, बस हो गया जो होना था। इसी तरह मैंने कॉस्ट के बारे में कहा था कि हमने एक चीज़ खरीदी है लेकिन अभी सप्लायर ने पैसे फाइनल नहीं बताए, तो टेम्परेरली हमें उसकी कॉस्ट नहीं पता चल रही। जब नहीं पता चल रही तो एसेट नहीं बनेगा, लेकिन ये बहुत कम चांस है इस बात के, नॉर्मली पता चला करेगी। ठीक है जी, बन गया, एसेट बना लिया। पहली दफा एसेट खरीद लिया, अच्छा पहली दफा एसेट खरीद लिया और उसको एसेट मान भी लिया, गाड़ी खरीद ली। अब इस पे दोबारा जिंदगी में होगा कभी खर्चा गाड़ी पे? बिल्कुल होगा। जैसे पेट्रोल नहीं डलवाना, पेट्रोल भी डलेगा, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस भी होगी। हो सकता है कि उसमें कुछ गाड़ी की तो चले मिसाल और है, हो सकता है बस है या ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाला ट्रक है, हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसा खर्चा किया जाए जिससे उसकी कैपेसिटी बढ़ा ली जाए। एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, बसेस चलती हैं उनकी, हो सकता है उन बसों के अंदर वो 10 सीटें और लगवा लें, कैपेसिटी बढ़ गई। हो सकता है कि जो ट्रक है सामान रखने के लिए ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है, हो सकता है उसमें कुछ ऐसे डिज़ाइन में चेंजेस करें कि उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए। ये भी एक बाद में होने वाला खर्चा है। तो पॉइंट ये है कि अगर एक दफ़ा एक एसेट खरीद लिया, अच्छा रिकग्निशन की हेडिंग दी थी मैंने, रिकग्निशन की हेडिंग ही में हूँ और उसमें एक बात आ गई है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर की। यानी जब एक एसेट जो हम ऑलरेडी खरीद चुके, बना चुके, रिकॉर्ड कर चुके, क्या बाद में उस पर कोई खर्चा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये मैं बात कर रहा हूं ऑन ऑलरेडी रिकग्नाइज्ड एसेट, ये उसकी बात हो रही है। मतलब जो हमारा एक एसेट है रिकग्नाइज्ड, मतलब रिकग्नाइज्ड जो रॉकेट जिसको हम एसेट मान चुके हुए हैं, जिसको रिकॉर्ड कर चुके हुए हैं, उस पे सब्सिक्वेंट बाद में खर्चा हो रहा है। तो फिर इस खर्चे का क्या करना है ये बता रहा हूं। अगर एक एसेट लेट्स से प्लांट और मशीनरी है, तो चूंकि वो एसेट है तो बाद में उस पर जब भी जैसा भी खर्चा होगा वो उसकी कॉस्ट में ऐड ही हो जाया करेगा। क्या कभी भी ऐड नहीं होगा, हमेशा एक्सपेंस ही बना करेगा। तो देखना पड़ेगा कि इस खर्चे का मकसद क्या है। अगर उस खर्चे का मकसद, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या होते हैं? टेंजेबल आइटम्स हैं और कितने अरसे से बेनिफिट आना है? 1 साल से ज्यादा। अब जो बेनिफिट्स मिलने हैं उनकी शक्लें फर्क हो सकती हैं। बिजनेस को जो बेनिफिट्स मिलने हैं, जैसे प्लांट मशीनरी है, अगर प्लांट मशीनरी की यूजफुल लाइफ 10 साल और उससे बेनिफिट मिलने हैं कि प्रोडक्शन होगी, तो ये पीपी हो गया है। अच्छा, गाड़ी है, बिजनेस ने गाड़ी खरीदी और प्लान किया है कि इसको 5 साल इस्तेमाल करेंगे और इस 5 साल तक अपने स्टाफ की पिक एंड ड्रॉप किया करेंगे, तो पीपी हो गया? बिल्कुल हो गया। लेकिन ये गाड़ी 5 साल तब चल पाएगी
अगर हर 6-6 महीने बाद ऑयल चेंज कराएंगे तो, ऑयल चेंज नहीं कराएंगे फिर नहीं चलेगी 5 साल। तो क्या वो गाड़ी की लाइफ ऑयल चेंज करने की वजह से 5 साल है? यानी चूंकि ऑयल चेंज कराया तो उससे लाइफ 5 साल हो गई। फिर 5 साल लाइफ मेंटेन रखने के लिए ऑयल डालना जरूरी है। तो अगर बाद में किया जाने वाला खर्चा इसलिए है ताकि उससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मेंटेन रहे, वो एसेट जिंदा रहे, फायदे देता रहे, और उसको अपनी जिंदा हालत मेंटेन रखने के लिए खर्चे हो रहे हैं, तो इनकी अकाउंटिंग कुछ और है। और अगर खर्चा इसलिए हो रहा है, यार ये कल भी मसला था, मैंने आपसे कहा था, ये फिर मुझे मोबाइल से क्या जी स्पीकर में से आवाज आ रही, दूसरी क्लास की सर, वो स्पीकर में से आवाज आ रही, फिर मोबाइल चल रहा है। अगर एसेट जो कि ऑलरेडी बन चुका, प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, गाड़ी है, जो भी है, उस पे अगर दोबारा खर्चा इसलिए किया जा रहा है ताकि वो अपने बेनिफिट्स मेंटेन रखे। ये मेंटेन वाली बात, जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग बना ली, अब उस बिल्डिंग को 20 साल यूज करना है, लेकिन हर 2-4-5 साल के बाद ना कहीं थोड़ी सी वो सीमेंट खराब हो जाया करेगा, उसको मरम्मत करना पड़ा करेगा, पेंट रखना पड़ेगा। अगर पेंट नहीं रखेंगे तो फिर पेंट नहीं होगा तो सीमेंट उखड़ना शुरू हो जाएगा। तो 20 साल उस पेंट की वजह से बिल्डिंग चल रही है? नहीं, 20 साल चलाने के लिए वो पेंट करना जरूरी। इसी तरह कोई और प्लांट है, मशीनरी है, मशीन है, मतलब मेटल है, तो उसको अगर 6-7 साल इस्तेमाल करना है तो हो सकता है हर साल उस पर फिर से पॉलिश करनी पड़ती हो, वो खास केमिकल की, तो वो 6-7 साल चलेगा, वरना जंग लग जाएगा। तो उस पॉलिश की वजह से 6-7 साल चल रहा है। फिर उन 7 साल बस इस्तेमाल करने के लिए, उसको इस रनिंग हालत में लगने के लिए जरूरी खर्चे हैं, इनको कहेंगे कि ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स मेंटेन करने के लिए। हाँ, अगर ऐसा हुआ कि मशीन के अंदर कुछ डिजाइन में चेंजेस की, कुछ पुर्जे और इंस्टॉल किए, और वो मशीन जो पहले रोज के 200 यूनिट्स बनाती थी अब वो 250 यूनिट्स बनाने लग जाएगी, तो अब इन पुर्जों से क्या हो रहा है? इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं, लाइफ नहीं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स बढ़ रहे हैं। एक बस है, बिजनेस है, वो मुख्तलिफ शहरों में रूट पे बसेस चलती हैं। एक बस इंपोर्ट की, उसमें 40 सीटें थी। इन्होंने क्या किया कि सीटें आगे पीछे एडजस्ट की और 10 सीटें और लगवा ली। तो इस खर्चे से अब क्या होगा? इकोनॉमिक बेनिफिट्स बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? और सवारियां बैठेंगी और किराया कमाएंगे। तो अगर खर्चा इसलिए हो रहा है कि उससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो मिलने थे वो मिले, टू इंश्योर, तो इसकी अकाउंटिंग कुछ और है। और अगर खर्चा इसलिए हो रहा है कि वो एसेट से मिलने वाले बेनिफिट्स को बढ़ा रहा, तो उसकी अकाउंटिंग कुछ और है। अगर वो इसलिए है ताकि एसेट अपनी जिंदगी पूरी चलाए, तो फिर इस खर्चे को बनाया जाएगा एक्सपेंस। अच्छा, अब ना मैंने FR 1 पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। अब मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि अच्छा आपने पहले पढ़ा होगा, अच्छा नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होना चाहिए था, जीरो से पढ़ा रहा हूं। अब बुरी बुरी शक्लें ना बनाना, कुछ ना समझ आए तो पूछना। ये तो एक्सपेंस है, अगर इसलिए है ना ताकि इसको मेंटेन रखें, तो ये तो एक्सपेंस है। कोई मिसालें इस तरह के खर्चों की? हाँ जी, रिपेयर मेंटेनेंस है, रिपेयर मेंटेनेंस है, इवन के अगर हर साल इंश्योरेंस देनी पड़ती है वो भी इसी में आ जाएगा। ये इसकी मिसालें। लेकिन अगर खर्चा किया है और उससे एसेट अब बेहतर हो गया, इंप्रूव हो गया, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई, लाइफ बढ़ गई, बेनिफिट्स बढ़ गए, इस खर्चे की क्या अकाउंटिंग की जाए? इसको उसकी कॉस्ट में ऐड कर देंगे। इसको कहते हैं कि इसको कैपिटलाइज कर देंगे। ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस और इंश्योरेंस लिखा हुआ है। इसकी मिसाल क्या हो सकती है? अपग्रेडेशन कर ली,
कोई रेनोवेशन भी कह सकते हैं। तो अगर खर्चा एसेट को इंप्रूव कर रहा है तो वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा, और अगर वो जस्ट मेंटेन करने के लिए है तो वो एक्सपेंस है। जी, इस पे भी बात आ रही है थोड़ी देर तक। है जी, नहीं पार्ट्स पे मैं कहता हूँ भी आ रही थोड़ी देर तक बात आज ही इंशाल्लाह। जी जी, भी कहा है आपने दरवाजा उसका रिपेयर कराएं तो रिपेयर ही होगी। क्यों नहीं, रेगुलर एक्सपेंस से क्या मराद है? अच्छा अच्छा अच्छा, एक सवाल है, मैं इसमें मजीद चीजें ऐड कर देता हूँ। एक गाड़ी है, उसकी लाइफ अंदाजा लगाया कि 5 साल यूज करेंगे उस गाड़ी को। अभी साल ही हुआ था और गाड़ी का हो गया अच्छा खासा एक्सीडेंट। अब उसका जो एक्सीडेंट हो गया उसकी रिपेयर मेंटेनेंस पे, डेंटिंग पेंटिंग पे, उसकी हालत वापस लाने पे कोई 1 लाख 1.5 लाख खर्च हो गया। तो ये 1 लाख 1.5 लाख इसलिए खर्च हुआ है या इसलिए खर्च हुआ? मेंटेन के लिए, क्योंकि गाड़ी के बेनिफिट्स डाउन हो गए थे, उनको वापस हालत पे लाने के लिए कर रहे हैं। तो अगर दरवाजा रिपेयर करा रहे हैं, उसका बोनट रिपेयर करा रहे हैं, पूरी गाड़ी सत्यानाश हो गई थी उसको सही हालत में वापस ला रहे हैं, रिपेयर मेंटेनेंस है, एक्सपेंस है, क्योंकि उसकी पुरानी हालत पे वापस लाने के लिए ना, तो वो एक्सपेंस है। चलिए इसी पे मैं एक और सवाल खुद कहता हूं। अगर एक एक्सीडेंट शुदा गाड़ी कहीं से बिल्कुल सस्ते में खरीदी और उसको इस्तेमाल में लाने से पहले अब उसकी हालत ठीक कर रहे हैं, तो ये कॉस्ट का हिस्सा बनेगा या ये एक्सपेंस होगा? कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। चलिए इस पे भी इंशाल्लाह की क्लास में आएगी बात, है जी। पार्ट का है ना, मैंने भी आज बताता हूँ, पार्ट कह रहे हो ना, वो भी तो कहे भी आज की क्लास में बताता हूँ पार्ट। पार्ट्स में अगर कुछ चेंज करना हो तो वो आज इंशाल्लाह आएगी इस पे बात। अगर पार्ट्स में कोई चेंज करनी है तो वो आज आ जाएगी बात। उसको बुलाना, वो सबसे आखिर में। अगर पार्ट्स में कोई चेंज करनी हो तो आज इंशाल्लाह इसका जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, अब आपने एग्जाम क्वेश्चन में, अगर आपसे चीज एग्जाम में टेस्ट होती है तो एग्जाम क्वेश्चन में स्टूडेंट कैसे पहचाने कि बेनिफिट्स बढ़ाने वाला खर्चा है या बस वैसे ही मेंटेनेंस है, इसके लिए कुछ टिप्स बता देता हूं। अच्छा, इसके लिए ना मैं आइंदा एक वर्ड यूज किया करूंगा, इसलिए आपको भी बता रहा हूं। वो खर्चा, वो एक्सपेंडिचर जो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनने जा रहा है, वो एक्सपेंडिचर जो इस पे कैपिटलाइज होने जा रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को ना प्यार से कैपेक्स भी कहते हैं। कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी ये मशहूर नाम है, ये मैंने निकनेम नहीं रखा है, इसका मशहूर नाम है। तो मैं आंदा कहीं कैपेक्स यूज कर रहा हूँ तो उससे मुराद ये है। तो अब सवाल में आप कैसे पहचानेंगे कि जो सवाल में दिया हुआ खर्चा है वो एक्सपेंस बनने वाला है या कैपेक्स है, ये बता रहा हूं आपको। ये एग्जाम क्वेश्चन के लिए हिंट्स हैं, ये मैं आपको सवाल में पहचानने के लिए बता रहा हूं कि आप सवाल में एक दिया हुआ खर्चा है, आप कैसे पहचानेंगे कि ये खर्चा एक्सपेंस बनना है या एसेट की कॉस्ट में ऐड होना है। उसके लिए आपको टिप्स बता रहा हूं। निशानियां ये हैं, आप मतलब सवाल में देखेंगे, वर्डिंग में कहीं ना कहीं गौर करेंगे कि अगर ये कैपेक्स हुआ तो फिर आपको इसके बारे में ऐसी कोई बात की जा रही होगी, जो भी मैं आपको यहां निशानियां बता रहा हूं ना, उस तरह की कोई बात की जा रही होगी। इससे पहचान लेंगे कि इसका मतलब कैपेक्स है। अगर ये कैपेक्स हुआ तो फिर फॉलोइंग इफेक्ट्स पड़ रहे होंगे इसकी वजह से। यानी सवाल में लिखा होगा कि एक मशीनरी के ऊपर 2.5 लाख रुपए खर्च किया और इससे इसकी लाइफ 2 साल बढ़ गई, तो इसका मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लाइफ बढ़ गई तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों है? अब ज्यादा अरसा इस्तेमाल होगा तो बेनिफिट ज्यादा आएंगे। तो इसलिए अगर खर्चे की वजह से इंक्रीज इन यूजफुल लाइफ हो रही हो,
अच्छा, ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, इसको फिर सुने। मैं ये बता रहा हूँ कि आपको सवाल में अगर कोई खर्चा बताया है, अब वो सवाल टी अकाउंट का भी हो सकता है, टी अकाउंट के चांसेस खैर बहुत कम है, टी अकाउंट बनाने का भी हो सकता है, डबल एंट्रीज का सवाल भी हो सकता है, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स का सवाल हो सकता है। किसी भी तरह के सवाल में अगर कोई सब्सिक्वेंटली खर्चा हुआ है तो स्टूडेंट कैसे पहचानेगा कि वो खर्चा कैपेक्स है या एक्सपेंस बनना है? तो आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप देखें सवाल में कि इस खर्चे की वजह से इनमें से कुछ हुआ है, तो इसका मतलब वो कैपेक्स है। इस खर्चे की वजह से लाइफ बढ़ रही है, तो वरना आगे चल के हमें चीज पढ़ेंगे कि वैसे ही एस्टीमेट में चेंज हो जाती है। तो उसकी बात नहीं मैंने की, मैंने कहा है इस खर्चे की वजह से अगर इनमें से कुछ हो, यानी खर्चा किया और उससे एसेट की लाइफ बढ़ गई, तो इससे का मतलब है ये कैपेक्स है। इसी तरह इस खर्चे की वजह से एसेट की कैपेसिटी में इंक्रीज हो गई, बस की सीटिंग कैपेसिटी बढ़ गई, मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई, तो इसका मतलब है कि ये खर्चा कैपेक्स है। हो सकता है कि इस खर्चे की वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, और इंप्रूव हो जाए तो हम सेल्स बढ़ा दें। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसी तरह से हो सकता है कि उस मशीन के इंजन में कोई ऐसी चेंजेस करें कि पहले 1 यूनिट, बल्कि मशीन से ज्यादा आपको आसानी मेरे ख्याल में गाड़ी में समझ में आएगी कि गाड़ी चलने में 1 किलोमीटर 20 रुपए का पेट्रोल खा जाती थी, तो अब उसके इंजन में कुछ चेंजेस की, कुछ ऐसी किट्स लगाई कि अब 1 किलोमीटर 5 रुपए में हो जाता है। तो ये क्या फायदा हो रहा है? उसकी रनिंग कॉस्ट सेव हो रही है ना। तो अगर खर्चे की वजह से इसकी रनिंग कॉस्ट में कमी आ जाती है, कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ जाती है, एफिशिएंसी, तो फिर ये भी हमारे फायदे बढ़ाने वाला खर्चा, ये भी कैपेक्स है। कॉस्ट एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाए। अगर ये कॉस्ट एफिशिएंसी वाली बात समझ नहीं आ रही तो आप इसका ये मतलब समझ लें, दैट इज रिडक्शन इन रनिंग कॉस्ट्स। ये मतलब होता है कॉस्ट एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाने का। ये मैंने कुछ मिसालें लिखी हैं, टिप्स हैं। अगर आपको सवाल में लिखा मिलता है कि खर्चा किया और उससे ये फर्क, शायद ये, तो ये निशानी है कि हाँ फिर ये खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो क्या अकाउंटिंग होगी इसकी? एसेट की कॉस्ट में मजीद इजाफा कर देगा। अच्छा, अब मैं रिकग्निशन में ही हूं, मेन हेडिंग रिकग्निशन ही चल रही है। रिकग्निशन में हम क्या पढ़ रहे हैं? नहीं, रिकग्निशन क्या चीज है कि जो हम एसेट खरीद रहे हैं या उस पर खर्चा कर रहे हैं, उसको एसेट मानना है कि नहीं मानना, ये बात चल रही है कि इसको एसेट मानना है कि नहीं मानना। बेनिफिट्स आ रहे हैं तो हाँ मानना है, तो ये भी तकरीबन उसी कॉन्टेक्स्ट में ही बात हो रही थी। अब रिकग्निशन की हेडिंग में ही हूं, यानी वो हेडिंग वही चल रही है अभी, लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट नोट्स लिख लें। यानी आप कुछ नोट्स कह दें, टिप्स कह दें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह दें। कुछ पॉइंट्स जरूरी बताने लगा हूं जो एग्जाम नोट्स कहते हैं, मतलब सिर्फ नोट्स ना कहें क्योंकि नोट्स तो डिस्क्लोजर्स को भी हम कहेंगे, एग्जाम नोट्स कहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहते हैं। अब इसमें मैं आपको पॉइंट्स लिखवाता हूं। नंबर 1 लिखें, cost of major part replacement, cost of major part replacement shall be capitalized if recognition criteria is met. If recognition criteria is met. रिपीट कर रहा हूं, कॉस्ट ऑफ मेजर पार्ट रिप्लेसमेंट, रिपीट कर रहा हूं मैं, कॉस्ट ऑफ मेजर पार्ट रिप्लेसमेंट शैल बी कैपिटलाइज्ड इफ रिकग्निशन क्राइटेरिया इज मेट।
अच्छा, अब इसमें दो बातें समझने वाली हैं। एक तो ये कि मेजर यानी बड़ा खर्चा, और दूसरा ये कि पार्ट रिप्लेस हो रहा हो। जैसे बाइक का फिल्टर कितने का होता है? एयर फिल्टर 50 रुपए का। अब बाइक का ये एक पार्ट है, ट्यूनिंग कराने गए, एयर फिल्टर चेंज, अब पार्ट रिप्लेसमेंट तो हो गई, मामूली सा खर्चा है। तो पार्ट रिप्लेसमेंट है, देखें पार्ट रिप्लेस हो रहा है, या क्लच की तार टूट गई है वो तार चेंज कर रहे हैं, पार्ट रिप्लेस हो रहा है, लेकिन ये मामूली खर्चे हैं, ये एक्सपेंस है। लेकिन अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और उसका इंजन बुरी तरह डैमेज हो गया और अब उसका इंजन रिप्लेस हो रहा है, तो ये बड़ा खर्चा है, यानी पार्ट रिप्लेस भी है और खर्चा भी बड़ा है। तो फिर इस नए इंजन की कॉस्ट को गाड़ी की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। तो जो मेजर पार्ट रिप्लेसमेंट है इसकी कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। अच्छा, पुराने इंजन का क्या करेंगे ये इस चैप्टर में आगे चल के ना डी रिकग्निशन पढ़ाते हुए बताऊंगा। अभी चूंकि जिक्र किया तो थोड़ा सा बता देता हूं। पुराना इंजन किधर जाएगा? वैसे गाड़ी से निकल जाएगा ना, तो उसका कुछ पोर्शन कॉस्ट से भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा ये आगे चल के पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। तो अगर मेजर यानी बड़ी अमाउंट है, और ये बड़ी अमाउंट कोई स्टूडेंट के लिए टेंशन वाली बात नहीं कि सर हम कैसे पहचानेंगे, पता लग जाएगा सवाल में, प्रैक्टिस में आएंगे ना बिल्कुल आराम से पता चल जाया करेगा कि ये मेजर खर्चा है कि नहीं। बहरहाल आपको अंदाजा हो जाया करेगा कि 10, 15, 20, 25% तक वो अमाउंट होगी। लेकिन ये कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं है कि मेजर खर्चा पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते, पहचाना जाएगा आपसे। और पार्ट रिप्लेसमेंट जरूरी है। अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और सिर्फ डेंट ही पड़े हैं उस पर, और डेंट निकलवाने पे 1.5-2 लाख लग गया, तो ये मेंटेनेंस है, पार्ट नहीं रिप्लेस हो रहा। तो पार्ट रिप्लेस हो और खर्चा भी बड़ा हो तो ये एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, कॉस्ट ऑफ मेजर इंस्पेक्शन। कॉस्ट ऑफ मेजर इंस्पेक्शन shall be capitalized and इसी में चल रहा है, it shall be depreciated over inspection period। ये समझ लें क्या होता है। अगर कोई सवारी है, बाइक है, गाड़ी है, सफर शुरू किया है और इंजन में थोड़ी आवाज आ रही है, कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ दरवाजा खड़क रहा है, तो गाड़ी चलाने वाला कह सकता है जरा गाड़ी साइड पे लगाओ। अब गाड़ी साइड पे लगाओ तो देख लेंगे कोई मसला है तो। लेकिन जो हवाई जहाज है अगर उसमें कोई खराबी चल रही है तो ये नहीं कह सकता जरा साइड पे लगाओ, और इसमें खराबी आ गई तो बहुत फैटल होगी। इसी तरह के ना कुछ एसेट्स होते हैं जो एसेट्स होते हैं बहुत बड़े महंगे, और अगर उनमें कोई मसला हुआ तो बहुत फैटल हो सकते हैं। ये बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में भी इस तरह के मसले होंगे। कोई बॉयलर होगा और ये ना हो कि उसमें कोई खराबी आ जाए, धमाके से फट जाए, पूरी फैक्ट्री उड़ जाए। तो इस तरह के जो बड़े रिस्की एसेट्स होते हैं, चूंकि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया, अगर जहाज खराब है तो क्या बस चलान हो जाएगा जहाज चलाने वाले में? हाँ, वो बसों के पीछे लिखा होता है उम्र तैयारा और उसका चलान हो जाएगा, लेकिन जो जहाज है वो चलान कर देंगे, जहाज ठीक नहीं था आपका, गया तो सारे गए। तो इस तरह के बहुत खतरनाक एसेट्स के बारे में ना कोई यकीनन रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, और वो इनके ऊपर चेक रखती है कि आप अपने एसेट्स को पूरी तरह से साथ साथ इंस्पेक्ट करवाते रहें। अच्छा, जहाज बड़ा महंगा एसेट, इसी तरह के बहुत बड़े हैवी किस्म के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, तो इनकी फिर इंस्पेक्शन भी तो कुछ 200-250 में नहीं होती होगी ना, उसमें भी अच्छा खासा खर्चा लगता होगा। अब इस खर्चे को अगर कंपनी को करना पड़ रहा है तो कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी ये भी नहीं कहती होगी कि ये अच्छी खासी डिटेल चेकिंग आप हर 15 दिन बाद करवाएं, वो भी को 2-3-4 साल का टाइम देते होंगे। अब ये है एक मेजर इंस्पेक्शन, और रही बात कि इसकी अकाउंटिंग क्या करनी है। चूंकि ये सारे बिजनेसेस के लिए नहीं है, कुछ होंगे, जैसे मैंने मिसाल दी है, हवाई जहाज है, बहरी जहाज हो सकता है, या कोई और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ऐसा है जिसके ऐसे खतरनाक एसेट्स हो सकते हैं कि अगर ब्लास्ट हो गया तो फिर पूरा इलाका ही जाएगा। तो इस तरह के एसेट्स के लिए बाज जगहों पर शर्त लगी जाती है कि इसको कराना है इंस्पेक्ट, और उस पर पैसे भी अच्छे खासे लगते हैं। तो IAS 16 ने ऐसी कंपनी को कहा कि अच्छा आप ऐसा करें, परेशान नहीं हो, एक्सपेंस ना बनाएं, आप इसको एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बना लें और थोड़ा थोड़ा करके एक्सपेंस बना लें। थोड़ा थोड़ा करके कैसे एक्सपेंस बना लें?
अगर एक जहाज यूज्ड जहाज खरीदा और उसकी जो परचेज करने की कॉस्ट थी वो थी लेट से 500 मिलियन, यूज था, तो एविएशन अथॉरिटी वालों ने कहा कि आप इनकी ना पहले फलाने फर्म से इंस्पेक्शन करवाएं, फिर आपको परमिट मिलेगा जहाज उड़ाने के लिए। इंस्पेक्शन के ऊपर खर्चा आया 10 मिलियन, तो ये जहाज टोटल 510 मिलियन कॉस्ट कर गया। जहाज की यूजफुल लाइफ लेट्स से 50 साल थी, और गवर्नमेंट के इदारे ने कहा था, एविएशन वालों ने कहा था कि आपने ये जो इंस्पेक्शन करानी है ना, ये हर 5 साल बाद करवानी है। हर 5 साल बाद जाके आपने इंस्पेक्शन करवानी है, और जब ओके जहाज होगा तो फिर आपको इजाजत मिलेगी चलाने की। अब इस 510 मिलियन की ईयर 1 डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी? 510 डिवाइडेड बाय 50। अच्छा, डेप्रिसिएशन का वर्ड तो थोड़ा सा कहीं सीख लिया था कि नहीं? अगर नहीं तो ठीक है, मैं इस बात को भी यहीं छोड़ दूंगा। मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि डेप्रिसिएशन शुरू तो कर ही दिया होगा। इसकी डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 510 डिवाइडेड बाय 50 कर दूं? है नहीं, मल्टीप्लाई बाय 50 कर दूं? क्या करें? 510 को डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, 500 को करेंगे 50 साल पे, और 10 को करेंगे 5 साल। ये मतलब है इस अंग्रेजी का जो लिखा है कि जो कॉस्ट ऑफ मेजर इंस्पेक्शन है वो कॉस्ट का हिस्सा बनेगी, डेप्रिशिएट करते हुए उसको अलग से पोर्शन डेप्रिशिएट करेंगे। अगर ये बात अभी समझ आ गई तो ठीक है, अगर नहीं तो अंग्रेजी लिख लिया ना, जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में आएंगे वहां प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये दोबारा रिवाइज हो जाएगी ये बात। बस अंग्रेजी लिख ली अभी काफी। रिकग्निशन की हेडिंग बस बहुत है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, लाइफ, आरवी, ये चीजें समझी थी, और मैंने रिकग्निशन का क्राइटेरिया बताया था। और अभी रिकग्निशन में ही बात चलते चलते आज मैंने ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर बताया है और आपको एक दो इंपॉर्टेंट बातें लिखवाई हैं। रिकग्निशन बस क्लोज, ये मिटा दूं? तो इसलिए तो अलहदा से लिखना पड़ा है आईएएस को इसके बारे में, इसीलिए तो इसको स्पेशल केस अलग से लिखा गया आईएएस के अंदर। और ये भी उन कंपनीज के लिए लिखा गया जिनको ये स्पेशल मसाइल होते होंगे, ये हर एक के लिए नहीं है। ये मैंने आपको मिसालें दी है ना, जहाजों के लिए होगा, शिप्स के लिए होगा, या आपको बहुत हैवी किस्म के एटॉमिक रिएक्टर हैं उनके लिए होगा। तो ये उनके लिए खास आईएएस ने एक पैराग्राफ लिख दिया। क्या जी? अगर एसिड की कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं तो उसका मतलब इसको कैपेक्स मान रहे हैं। हाँ, इससे बेनिफिट्स नहीं बढ़ रहे, लेकिन जरूरी है ना ये, इसके बगैर इजाजत नहीं मिलेगी जहाज उड़ाने की, यानी इसके बगैर जहाज वर्किंग कंडीशन में नहीं है एक तरह से। तो इसलिए इतना बुरा भी नहीं है इसको एसिड की कॉस्ट में ऐड करना। बहरहाल इसमें ज्यादा बात यह है कि ये स्पेशल इन 2-4 कंपनीज को अकोमोडेट करने के लिए लिखी गई ये बात। रिकग्निशन के बाद मेजरमेंट। जिस भी टॉपिक का आईएएस है, तकरीबन हर आईएएस के अंदर मैंने कहा था रिकग्निशन, मेजरमेंट, डिस्क्लोजर्स, ये नाम होंगे। और मेजरमेंट का मतलब होगा कि जिस टॉपिक का आईएएस बनाया है उसकी वैल्यूज क्या रखनी है। तो ये जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कह रहे हैं हम जिनको, ये हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं, तो इनकी वैल्यू क्या रखनी है ये मेजरमेंट के रूल्स बताएंगे। मेजरमेंट का मतलब है कि पीपीई की वैल्यू क्या रखनी है। अच्छा, मेजरमेंट में मैं करता हूं बात, चूंकि आपने ये कॉन्सेप्ट इंट्रो में पढ़ा हुआ है तो मैं एक चीज आपको समझा रहा हूं। अगर आपको पता है तो ना लिखना, अगर लगे कि लिखने की जरूरत है तो बेशक नोट कर लेना। एक मशीन के ऊपर खर्चा किया 800 और इस मशीन को यूज करना है 4 साल में,
तो इसकी लाइफ हो गई 4 साल। इस मशीन को खरीदा और उसको 4 साल यूज करना है। मशीन को खरीदते ही एक्सपेंस कह दें कि एसेट बनाएं? एक्सपेंस क्यों ना कह दें? क्योंकि वो खर्चा जिसका बेनिफिट कंज्यूम हो गया वो एक्सपेंस है, अभी फ्यूचर में मिलना है तो फिर एसेट है। चलें ठीक है, मान लिया जी, इसको हम एसेट कह देते हैं। तो मशीन एसेट कह के डेबिट हो गई और कैश क्रेडिट हो गया। ठीक है, एग्रीड। चलें, जब बेनिफिट कंज्यूम हो जाए तो फिर तो मान लेना एक्सपेंस। ठीक है, मान ले। जब इसकी जिंदगी 4 साल की गुजर जाएगी तो अब इसमें कोई जान बची है या हो गया बेनिफिट कंज्यूम? हो गया कंज्यूम। चलें, अब ऐसा करते हैं कि चूंकि बेनिफिट कंज्यूम हो गया तो चौथे साल जाके इसको एक्सपेंस कह देते हैं और मशीन कर देते हैं खत्म। नहीं, बस फेंक दिया, दफना दिया, फेंक दिया, बेकार, बस हो गई मशीन 4 साल इस्तेमाल है। हाँ, तो 4 साल बाद कह रहा हूं ना कि बस इसका इस्तेमाल खत्म हो गया, बस फेंक दिया। 800 का नहीं आएगा, हो गया इस्तेमाल सारा। बस पहले एसेट क्यों कहा था? क्योंकि फ्यूचर बेनिफिट है। हाँ जी, तो ले लिया ना, 4 साल गुजर के ले लिया बेनिफिट, अब क्या? हाँ, कुछ नहीं आया, फेंक दिया, बिल्कुल खत्म, बेकार हो गया, इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, एक्सपेंस नहीं होगा। चले मैं दोबारा बताता हूँ। एसेट खरीदा, एक्सपेंस क्यों नहीं कह रहे इसको? तो अब वो फ्यूचर आ गया ना, गुजर गया फ्यूचर, अब कर लिया इस्तेमाल, अब कह ले एक्सपेंस। अब क्या है? तू क्या हुआ यार, मतलब दिल बड़ा रखे उसमें क्या है? हाँ जी, उसकी कॉस्ट में कहो। है हाँ जी, हो गया एक्सपेंस, मतलब ये सही किया ना फिर? नहीं, अगर हम ये कर दें तो इससे लग ये रहा है कि चौथे साल में इसका बेनिफिट आ गया। तो क्या वो चौथे साल में बेनिफिट आया कि 4 साल में बेनिफिट आया? तो मैचिंग कॉन्सेप्ट ये है कि जब जब इसका बेनिफिट मिला तब एक्सपेंस बनना चाहिए। चूंकि इसका बेनिफिट चौथे साल में नहीं, ओवर 4 इयर्स मिला है, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत हमें इस खर्चे को 4 साल में एक्सपेंस बनाना चाहिए। तो हर साल में 800 एक्सपेंस बना ले? नहीं, क्योंकि खर्चा 800 है, तो हमें फिर इसको फैला देना चाहिए। अब इसको कैसे फैलाना है, इसके लिए कोई एक तरीका नहीं है, हो सकते हैं तरीके मुख्तलिफ, लेकिन जो भी तरीका लगाएंगे इस 800 को हर साल में फैलाना, तो वो जो 1 साल का हिस्सा है वो कहलाता है डेप्रिसिएशन। जो खर्चा किया इसको एक्सपेंस बनाना है, लेकिन एक्सपेंस कब बनना है? मैचिंग कॉन्सेप्ट, जब बेनिफिट आए। तो चूंकि इससे बेनिफिट ओवर 4 इयर्स आ रहे हैं तो फिर एक्सपेंस भी ओवर 4 इयर्स फैलना चाहिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट। और इसके लिए इस 800 के टुकड़े करने पड़ेंगे। अब टुकड़े करने के मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं। जो भी मेथड लगा, 1 साल के हिस्से को लेट्स से 200, इस 1 साल के 200 को डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और ये हाँ एक्सपेंस है। ठीक है, तो ये करना सही नहीं है। तो वो जो हर साल का एक हिस्सा होगा उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। यहां तक कोई इख्तलाफ परेशानी? अच्छा, इसमें एक इजाफा कर लेता हूं। 4 साल के बाद ये जो मशीन है ये कूड़ा नहीं होगी, ये हम किसी ना किसी को तो बेच ही देंगे, और हम इसको बेच देंगे लेट्स से 100 का, यानी आरवी इसकी 100 है। अब इस 800 के किए खर्चे में से 4 साल गुजर जाने के बाद अभी भी कितना बेनिफिट मिलना बाकी होगा? 100। तो इस 800 के खर्चे से 4 साल गुजरने के बाद 100 का बेनिफिट अभी भी आना है। तो ये 4 साल कितना खा गए? 700। उस 700 को कहते हैं कॉस्ट माइनस आरवी, डेप्रिशिएबल अमाउंट। यानी इस खर्चे में से वो हिस्सा जिसने डेप्रिसिएट हो जाना है। अब हमें इन 4 साल पे 800 को नहीं फैलाना, 700 को फैलाना है। तो वो जो 700 के 4 टुकड़े करेंगे तो उनमें से जो एक टुकड़ा होगा वो डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन होती है एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ओवर यूजफुल लाइफ। ये कॉन्सेप्ट अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो लिख लें, लिखना है तो।
डेप्रिसिएशन होती है 1 साल का हिस्सा डेप्रिशिएबल अमाउंट का, जो 1 साल का हिस्सा है वो डेप्रिसिएशन है, ये है एक्सपेंस। अगर आपको ये बात अच्छी पक्की तरह पहले ही पता है तो ठीक है, कोई नहीं, वहां चलते हैं आगे। चलिए, अगर कोई लिखना चाह ही रहा है तो बता देता हूं। डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन। डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन। सिस्टमैटिक मतलब किसी ना किसी तरीके से ही। इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन। डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट। Depreciation is the systematic allocation of depreciable amount of the asset over its useful life. खुश लग रहा है यार, मतलब जो खुश मुस्कुराते लग रहे हो, टेंशन मजे की चीज। आपको क्या जी, बड़े खुश नजर आ रहे हो काफी देर से। हाँ हाँ, नहीं कोई खुशी नहीं हो रही। अच्छा, यूजफुल लाइफ क्या होती है? वो दीवार के साथ वो ग्रीन शर्ट, हाँ जी। अच्छा, वो अंग्रेजी में नहीं पूछ रहा, वैसे कौन सा पूछ रहा हूँ, यूजफुल लाइफ क्या होती है? हाँ हाँ, अच्छा, प्राइस कैसे क्या? चलो खैर, बात पूरी करो। ठीक है बोलो बेटा। अच्छा, इसका प्राइस से क्या ताल्लुक बना दिया? इसका प्राइस अच्छा, क्या होती है यूजफुल लाइफ? क्या कॉन्सेप्ट है इसका? अच्छा, ठीक है। रेड क्यों एस्टिमेट की जा रही है यूजफुल लाइफ? तो क्या जरूरत है हमें जानने की कि तो क्या करना है ये जान के कितने अर्से तक यूज होगा? क्या जरूरत है इस बात को जानने की कि कितना अर्सा चल जाएगा? अच्छा चलिए, मैं सवाल चेंज करता हूँ। यूजफुल लाइफ क्या होती है? कितने अर्से? अच्छा, ठीक है। हाँ जी, ये चेक शर्ट रेड वाइट, ये हाँ दूसरी लाइन में नहीं, आपके पीछे। क्या होती है यूजफुल लाइफ? जितनी देर, हाँ सही। अच्छा, यूजफुल लाइफ के बारे में आपको एक चीज क्लियर करता हूँ, और क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है, फिर ये अपने अल्फाज में लिख भी लीजिएगा। यूजफुल लाइफ जो होती है ना, वो होती है कि एंटिटी जिसने एसेट खरीदा है वो इसको कितना अरसा यूज करना चाहते हैं। मैं एक और जुमला बोलूंगा, एसेट इटसेल्फ टोटल कितना यूज हो सकता है, ये नहीं है यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ है कि हमने कितना अरसा यूज करना है इसको। यूजफुल लाइफ है वो पीरियड या यूनिट्स एंटिटी जितना यूज करने का इरादा रखती है, इसको यूजफुल लाइफ कहते हैं। और एसेट की अपनी इटसेल्फ जिंदगी कितनी है, इसको इकोनॉमिक लाइफ कहते हैं। इकोनॉमिक लाइफ, इकोनॉमिक वो जो नहीं एग्जाम हो गया, इकोनॉमिक एसेट कितना इस्तेमाल होगा टोटल, ये इकोनॉमिक लाइफ है उस एसेट की। और हम यानी एंटिटी जिसने ये एसेट खरीदा है, हमने कितना अरसा इस्तेमाल करना है, बस ये यूजफुल लाइफ है जी। डेफिनेशन बस जो टोटल यूजेबल लाइफ है एसेट की बाय एनी एंटिटी। एक एसेट जो टोटल
ये मैं मिसाल से बताता हूँ। एक मशीन है और इस मशीन की जिन्होंने मशीन बनाई है उनको भी पता है कि 20 को साल है जो ये मशीन यूज हो सकती है, उसके बाद ये बेकार हो जाएगी। अब कंपनी ए इसको ब्रांड न्यू खरीदेगी और कंपनी ए का इरादा है कि वो 8 साल तक इस मशीन को यूज करेंगे, फिर ये किसी को बेच देंगे। अच्छा, वो किसी कंपनी बी होगा। कंपनी बी का इरादा है कि वो इस मशीन को 7 साल तक यूज करना चाहते हैं, फिर ये किसी को बेच देंगे। अब जो किसी होगा वो कोई कंपनी सी होगा और कंपनी सी का इरादा है कि ये इस मशीन को 5 साल तक यूज करना चाहते हैं। इकोनॉमिक लाइफ 20 है, कंपनी ए की नजर से यूजफुल लाइफ 8 है। फिर ये एसेट कंपनी ए बेच देगी, फिर कंपनी बी खरीदेगी, तो अब ये कंपनी बी की अकाउंटिंग शुरू हो जाएगी। इसकी नजर से इस एसेट की यूजफुल लाइफ 7 साल है। फिर कंपनी सी की बात करें तो इसकी नजर से इसकी यूजफुल लाइफ, तो ये फर्क है यूजफुल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ में। इकोनॉमिक लाइफ एसेट की अपनी लाइफ है कि कोई भी कितना इस्तेमाल कर सकता है, और यूजफुल लाइफ होती है कि जो इसको खरीद रहे हैं वो कितना अरसा यूज करना चाहते हैं। डेप्रिसिएशन कितने अरसे पे चार्ज होनी चाहिए? इकोनॉमिक लाइफ के यूजफुल लाइफ? यूजफुल लाइफ। यही मैंने आपको लिखाया कि डेप्रिसिएशन सिस्टमैटिक एलोकेशन है डेप्रिशिएबल अमाउंट की ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। यानी कि हर कंपनी फिर जब वो क्लेम करेगी एसेट वो जीरो से स्टार्ट करेगी। हाँ, क्योंकि ये कंपनी इसकी अपनी बुक्स हैं, इसने एसेट खरीदा इतने अरसे तक, ये उसकी बुक्स में है, ये उसका मसला है। उसके बाद उसने बेच दिया, फिर कंपनी ए का इससे ताल्लुक खत्म हो गया। फिर कंपनी बी ने एक एसेट खरीदा, बेशक यूज एसेट है, लेकिन इसने किसी ना किसी अमाउंट का तो खरीदा होगा और वो उसको 7 साल इस्तेमाल करेगी, तो 7 साल तक उसकी अकाउंटिंग कर रही होगी। तो डेप्रिसिएशन हर एंटिटी ने अपनी बुक्स में चार्ज करनी है। एसेट अपनी डेप्शन साथ साथ लिए नहीं फिर लिफाफे के अंदर, हर बिजनेस ने उस एसेट की डेप्शन चार्ज करनी। यूजफुल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ। चले मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब है कि बुक्स में हमारे जो पीपी है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसमें पहले ये अगर इकोनॉमिक लाइफ को लिखना चाहे और ये मिसाल लिखना चाहे तो लिख लें। सवाल लेकिन ये पूछा है कि एसेट फुली डेप्रिशिएटेड क्या होता है। पहली बात तो ये कि ये कुछ अर्से बाद बात होगी इस पे, लेकिन चूंकि मैंने भी जिक्र किया ही है और आप पहली दफ़ा तो पढ़ नहीं रहे, तो कंपनी ए जब इसको डेप्रिशिएट करते करते 8 साल गुजार देगी और बस पूरा चार्ज कर लिया, अब बस इसको बेचने का इंतजार है, तो कंपनी ए के लिए ये कहलाएगा एक फुली डेप्रिशिएटेड एसेट, क्योंकि डेप्रिसिएशन इस एसेट ने अपनी साथ लिए नहीं फिरनी, हर कंपनी ने अपनी बुक्स में डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो जब वो कंपनी अपनी लाइफ एसेट की लाइफ में डेप्रिसिएशन पूरी चार्ज कर चुकी होगी तो उसको कहा जाएगा ये फुली डेप्रिशिएटेड एसेट है। पीपीई की बुक्स में वैल्यू जी, अच्छा हाँ जी, ये इस चैप्टर में आगे आएगी चीज, एस्टीमेट में चेंज, ये इस चैप्टर में है आगे। अच्छा, सवाल ये पूछा है कि हमने जो एस्टीमेट किया था उसमें चेंज हो सकती है, तो हाँ हो सकती है, अगले कुछ दिनों के अंदर हम पढ़ेंगे ये। मेजरमेंट इनिशियल और सब्सीक्वेंट। इनिशियल का मतलब यह है कि जब हमने एसेट को पहली दफा रिकॉर्ड करना है तो कितने पे रिकॉर्ड करना है, इनिशियल मेजरमेंट। यानी इनिशियल मेजरमेंट का मतलब है कि जब एसेट को रिकॉग्नाइज करने लगे हैं उस वक्त इसकी एंट्री करते हुए क्या वैल्यू रखनी है, इनिशियल मेजरमेंट। और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट से मुराद ये है, ये जो हम लोग पीपीई पढ़ रहे हैं ये करंट एसेट्स है नॉन करंट एसेट्स हैं। तो जब नॉन करंट एसेट्स हैं तो इनकी ज़िंदगी में कई बहारें भी आएंगी और इनकी ज़िंदगी में कई बैलेंस शीटें भी आएंगी, तो हर बैलेंस शीट में इनको इज्जत एहतराम से रखा जाएगा। तो हर बैलेंस शीट में इनकी क्या वैल्यू होगी, ये सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मतलब है कि जब ये तो खैर चलो मैंने एक पॉइंट बता दिया ना, बेसिकली सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मतलब है कि इनिशियली रिकॉर्डिंग तो कर ली, क्या आगे इसकी अमाउंट में कुछ चेंजेस करनी है या नहीं करनी है, ये है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट।
पहले दिन पीपीई खरीद रहे हैं या बना रहे हैं तो किस अमाउंट पे ये बुक्स में रिकॉर्ड होगा, जितने का हमें पड़ा, इसको कहते हैं कॉस्ट। तो इनिशियली पीपीई मेजर होगा एट कॉस्ट, पीपीई की इनिशियल मेजरमेंट एट कॉस्ट, कि वो पहले दिन कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा। और उसके बाद में उनकी वैल्यूज में क्या क्या चेंजेस लाया करेंगे, बैलेंस शीट बनाते हुए क्या किया करेंगे, ये है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। इसके लिए IAS 16 की तरफ से 2 इजाजतें हैं। एक इजाजत का नाम है कॉस्ट मॉडल और एक इजाजत का नाम है रीवैल्यूएशन मॉडल। पीपीई बुक्स में रिकॉर्ड हो गया। अब बाद में इसके साथ क्या करना है, इसको कहते हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। IAS 16 ने 2 ऑप्शंस दिए हैं कि चाहे कंपनी कॉस्ट मॉडल फॉलो कर ले, चाहे रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर ले। ये हमने आने वाले दिनों में यही सब करना है। अभी सिर्फ कंप्लीटनेस के लिए मैं चीजें लिख रहा हूं। अगर कॉस्ट मॉडल फॉलो होगा तो SOFP में जो पीपीई की वैल्यू लिखा करेंगे वो वैल्यू कैसे निकला करेगी, वो वैल्यू निकला करेगी कॉस्ट लेस accumulated depreciation and impairment loss। cost less accumulated depreciation and impairment loss। डेप्रिसिएशन क्या होती है ये हम इसी चैप्टर में ही सीख रहे होंगे, और इम्पेयरमेंट लॉस क्या चीज है इसका मैंने भी लिख तो दिया है, लेकिन इस चैप्टर में इस पर डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि इसका अपना एक IAS है जो हमने बाद में पढ़ना है जी। पढ़ना है ना, पढ़ना है ना यार पढ़ना है ना, FAR में पढ़ना है हमने। IAS 36 जिंदा रहे इंशाल्लाह तो कोर्स खत्म करने से पहले पढ़ के जाएंगे IAS 36 क्या होता है, बल्कि रिजल्ट से पहले पढ़ा दूंगा ताकि सब लोग पढ़ के जाएं। अरे घर वैसे कॉस्ट मॉडल अगर फॉलो हो रहा हो तो जो बैलेंस शीट में वैल्यू लिखी हुआ करेगी वो निकलेगी कैसे, कॉस्ट, उसमें से माइनस हुआ करेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट IMPAIRMENT, इम्पेयरमेंट ये क्या चीज होती है हमने पढ़ना है, पढ़ेंगे। इसका एक सेपरेट IAS है, IAS 36 पढ़ेंगे वो जी। अभी लिखा ही नहीं मैंने कुछ यार, अभी तो ये लिखा था क्या एक साथ, क्या मतलब, हाँ मतलब ये एक ही अकाउंट होगा, एक ही चीज होगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट लॉस, ये इसका अकाउंट भी एक ही होता है। लेकिन हम ना इस चैप्टर में इसको पढ़ नहीं रहे होंगे ना, तो मैं इस चैप्टर में अब ऑनवर्ड नाम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यूज कर रहा हूँ। होता असल में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट लॉस है, लेकिन अभी जब तक IAS 36 नहीं पढ़ लेते तब तक डिस्कशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे ही हो रही होगी। तो अगर बिजनेस कॉस्ट मॉडल फॉलो करता है तो पीपीई की बैलेंस शीट में फिगर ऐसे निकलेगी, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट लॉस। और इनका जो नेट आंसर आ रहा है ना, ये भी यहां लिख लें, वो कैमरे में यहां नजर नहीं आएगा पीछे लाइन को, इसको कहते हैं कैरिंग अमाउंट। कैरिंग कैरिंग कैरी इंग कैरिंग, इसको कहते हैं कैरिंग अमाउंट। और एक दो नाम और भी हैं, इसको कहते हैं नेट बुक वैल्यू जी। इस फिगर का नाम बता रहा हूं, एक मैंने कहा है कैरिंग अमाउंट, एक कहा है मैंने नेट बुक वैल्यू। ज्यादा मशहूर वैसे कैरिंग अमाउंट है, और इसको कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू, WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। और अगर बिजनेस रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करे तो फिर बैलेंस शीट की वैल्यू बनेगी, कॉस्ट की जगह पर वर्ड रीवैल्यूड अमाउंट आ जाएगा, बाकी नीचे वैसे ही है, वो यही दोबारा लिख लें, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट लॉस। यही सेंटेंस रिपीट कर लें,
सिर्फ कॉस्ट की जगह रीवैल्यूड अमाउंट बन गया। और इसका जो एंड आंसर है भी वही है, कैरिंग अमाउंट, नेट बुक वैल्यू, WDV, यानी सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट की जगह रीवैल्यूड अमाउंट हो गया बस, बाकी नीचे सब वही है। अच्छा, अब ऑनवर्ड हमने इस दरख्त को ही ऑनवर्ड पढ़ना है, यानी अभी मैं कॉस्ट से शुरू करूंगा, कॉस्ट की डिटेल पढ़ेंगे, फिर डेप्रिसिएशन पे जाएंगे और पढ़ते ही चले जाएंगे। तो अब ऑनवर्ड हमने यहां से आगे चलना है। MCQs में काम आ सकती है बात, ये जो सब्सीक्वेंट है ना, ये इसके बारे में IAS का रूल ये है कि चाहे कॉस्ट मॉडल लगाएं चाहे रिवैल्यूएशन मॉडल लगाएं, लेकिन जो भी करे वो करें पूरी क्लास के लिए। पूरी क्लास मतलब ये FR1 की क्लास के लिए नहीं। क्या मतलब पूरी क्लास? वो जो PPE की क्लासेस बताई थी मैंने कल, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, ये क्लासेस हैं। तो अगर बिजनेस चाहे कि बिल्डिंग्स के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल रखना है तो फिर सारी बिल्डिंग्स के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल रखना है। ये नहीं करना कि जो अच्छे इलाके में है उसको रिवैल्यूएशन मॉडल पे कर लें और जो जरा हल्के इलाके में वो कॉस्ट मॉडल पे कर लें। नहीं, जो मॉडल इन दोनों में से सिलेक्ट होगा वो पूरी क्लास के लिए होगा। हाँ, ये हो सकता है कि प्लांट एंड मशीनरी को कॉस्ट मॉडल पे रख लें और लैंड बिल्डिंग को रिवैल्यूएशन पे रख लें, ऐसे हो सकता है। तो जो भी फैसला होगा वो पूरी क्लास के लिए होगा। क्या जी? मुझे सवाल समझ नहीं आया आपका। किधर है, कहाँ है, कौन है यार? ये ना जब तक सैंपल पेपर्स नहीं आ जाते ना तो तब तक अज्यूम तो मैं यही करूंगा कि पुराना पैटर्न चलेगा, क्योंकि अब तो कैफ की एक चेंज हो गई ना सेटअप सारा। तो पुराना पैटर्न बहरहाल ये था कि 2 सेक्शंस, सेक्शन A, सेक्शन B, और ये कोई शर्त नहीं है कि 5 MCQs आएंगे, हो सकता है 8, 10, 12 MCQs आ जाए, हो सकता है 5 MCQs आ जाए। तो अभी जब तक सैंपल पेपर नहीं आता तब तक इसको दावे से कह नहीं सकते। अच्छा, ये जो कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल लगना है, कॉस्ट मॉडल लगाना है या रिवैल्यूएशन मॉडल लगाना है, ये फैसला स्टूडेंट का नहीं है, ये कंपनी का है। आपको क्या करना होगा? हाँ, वो तो सवाल वाला बताएगा ना क्या करना है। तो ये सवाल वाले ने बताना है कि कॉस्ट मॉडल है कि रिवैल्यूएशन मॉडल है। कंपनीज ने फैसला कैसे करना है वो कंपनीज की मर्जी है। मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, ये कंपनी ने फैसला करना है कि इनमें से कौन सा मॉडल लगना है। कई फैक्टर्स हो सकते हैं। स्टूडेंट के लिए आपको सवाल वाला क्लियरली बताएगा कि कॉस्ट मॉडल है कि रिवैल्यूएशन मॉडल है, और अगर नहीं भी बता रहा तो रिवैल्यूएशन का डाटा ही नहीं होगा तो फिर कॉस्ट मॉडल ही होगा। जी क्या जी? अरे भाई, क्या जाना है आप लोगों ने कहीं? अब देखें, मैंने ना अभी ये नक्शा खींचा, फिर मैंने कहा है कि अब हम सबको, अभी मैं कॉस्ट शुरू करूंगा, फिर बाकी हम ऑनवर्ड इन सबकी डिटेल पढ़ेंगे, रिवैल्यूएशन मॉडल तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। कुछ 6, 7, 8, 10 क्लासें लग जाएंगी इस तक पहुंचने में, तो होगी बात इस पे। हाँ जी, ये भी मैंने नक्शा खींचा है। अब यहां से चलते हैं कॉस्ट पे। कॉस्ट पे मैं बात शुरू कर रहा हूं। कॉस्ट मॉडल नहीं कह रहा, कॉस्ट, क्योंकि पहली दफा रिकॉर्डिंग कॉस्ट पे करनी है और उसी कॉस्ट को लेके आगे यहां चलना है, तो पता तो चले कॉस्ट होती क्या है। तो मैं कॉस्ट को एक्सप्लेन करने लगा। आपके सवाल का आंसर हो गया? एक एक रखते जाए, पीछे ट्रांसफर करते जाए। है जी? अच्छा, ये है नोट्स पे? चले, रंग बिरंगा पेज आ गया। वो समय मुझे याद नहीं था कि मैंने नोट्स वाले को दे दिया हुआ है। कश्तियां बना लेना इसकी, कोई नहीं, चने खा लेना। पहुंच गया तो पहुंच गया।
हाँ तो चले ऐसे रख लें। नहीं तो वापस कर दें, दे दें, कोई नहीं। अच्छा, कॉस्ट के बारे में पहले एक दो अंग्रेजी में लाइनें लिखिए, जरा लिखें। कॉस्ट बता रहा हूँ ये है क्या चीज। इसमें से थोड़ा सा पोर्शन है जो अभी समझ नहीं आएगा, वो एक्सचेंज ऑफ एसेट्स पढ़ते हुए समझ आएगा, लेकिन लिख पूरा रहे हम। लिखें, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ cost is the amount of cash paid, cash paid, जो कैश पे किया है। cost is the amount of cash paid or the fair value of, or the fair value of, or the fair value of other consideration given, consideration given। फिर सुन ले, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ कैश पेड और द फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन गिवन। क्यों गिवन? टू एक्वायर द एसेट, टू एक्वायर द एसेट, टू एक्वायर द एसेट at the time of its, at the time of its, at the time of its acquisition, acquisition or construction। दोबारा, cost is the amount of cash paid or the fair value of other consideration given to acquire the asset at the time of its acquisition or construction। ये जो फेयर वैल्यू वाली बात लिखी है इस पे तो बात होगी बाद में। ये जो बाकी लिखा है इसको आसान अल्फाज में समझ लें कि हम एसेट या तो खरीद रहे होंगे या बना रहे होंगे, तो हमें इसको खरीदने या बनाने के लिए जो खर्चा पड़ा था वो उसकी कॉस्ट है। हमें इस एसेट को खरीदने या बनाने के लिए जो खर्च पड़ा था वो उसकी कॉस्ट। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि एसेट खरीदते साथ ही वर्किंग कंडीशन में आ गया हो। जैसे एसी है, शॉप से एसी खरीदा तो वहीं पड़े पड़े ठंडी हवा आनी शुरू हो गई? नहीं, फिर वहां से इसको ऑफिस तक लाना पड़ेगा। अब उठा के लाए हैं, गाड़ी में लाए हैं, रेडी पे रख के लाए, ले आए, अब ला के यहाँ गेट पे उतार लिया, वहीं शुरू हो गया ठंडी हवा देना? नहीं। ले आए रूम तक, शुरू हो गई ठंडी हवा? नहीं। अब यहाँ पर कोई टेक्नीशियन आएगा, वो इसकी वायरिंग करेगा, इसकी इंस्टॉलेशन करेगा। अब जब कनेक्ट कर देगा फिर स्विच ऑन होगा, हाँ अब ये वर्किंग कंडीशन में। तो एसेट को खरीदने से लेके वर्किंग कंडीशन में लाने तक टाइम भी लग सकता है और तरह तरह के खर्चे भी लग सकते हैं। जैसे मैंने अभी जो मिसाल दी है इसमें 3 खर्चे मैंने गिना दिए, खरीदा था, फिर लेके आए थे और इंस्टॉल करवाया था। तो अब ये सारे खर्चे अलग अलग मौकों पे हो रहे हैं और उसमें टाइम भी लग रहा है। इसी तरह से अगर एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग खुद बना रहे हैं, तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए सीमेंट, बजरी, ईंटें खरीद रहे होंगे। फिर उसके अलावा बहुत तरह के और खर्चे हो रहे होंगे, मजदूरों का खर्चा है और चीज़ों का खर्चा है, नक्शा बन रहा है, अप्रूव हो रहा है, करते करते 2-3 साल लग रहे हैं बिल्डिंग बनने में। तो बिल्डिंग अल्टीमेटली अब जितने की पड़ी वो उसकी कॉस्ट है। अब वो सारा खर्चा, एक तो ये कि काफ़ी टाइम भी इन्वॉल्व हो सकता है और तरह तरह के खर्चे हो सकते हैं। अब अगली बात ये सीखने वाली कि अगर तरह तरह के खर्चे बीच में आ रहे हैं तो किन किन को शामिल करके टोटल कॉस्ट बनेगी, ये है अब अगला पॉइंट सीखने वाला। इसको कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट। कि कॉस्ट में क्या क्या शामिल होगा, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी जो भी है उसकी टोटल कॉस्ट, इसमें क्या क्या शामिल होगा। और ये मसला ही तब होगा अगर खरीदने से लेके वर्किंग कंडीशन में आने तक, वर्किंग कंडीशन मतलब काबिल इस्तेमाल हालत में लाने तक, मैं पूछता हूँ, ठहर जा यार, खरीदने से चल बता यार। हाँ जी, खरीदना उसको ले आए, इंस्टॉलेशन हो गई, उसके बाद उसको ट्राई टाइम करते हैं यूज कर, तो वो भी कॉस्ट एक्सपेंसिव। थोड़ा जल्दी है सवाल, थोड़ा सा जल्दी है। खरीदने से लेके वर्किंग कंडीशन में लाने तक
जो खर्चे उस पर हो रहे हैं क्या उन सबको ऐड करके टोटल कॉस्ट बननी है या कुछ को ऐड नहीं करना है, अब इस मसले का हल है। ये आपको एक पेज पहुंचा है और वो जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं आपके मैंने कोर्स में अपलोड किया हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट के नाम से। लिस्ट है आपके सामने, एक लेफ्ट साइड पे वो आइटम्स लिखी हुई हैं जिनको कॉस्ट में शामिल करना है, राइट साइड पे वो लिस्ट में है नाम है जिनको शामिल नहीं करना है। अगर इस पे सवाल बना तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन को शामिल करना है, किन को नहीं करना है, और ये आपने फिर याद रखनी है। ये मैंने I16 में से ही निचोड़े हुए लफ्ज़ की लिस्ट बनाई हुई है और ये आपने याद तो करनी है लेकिन समझानी भी है मैंने। तो कल इंशाल्लाह यहाँ से ऑनवर्ड चलते हैं कि मैं इस लिस्ट की सारी आइटम्स आपको समझाऊंगा और चलें बस।